बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ आपका मेज़बान फैसल शाही हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी शोबा हो, मुनासिब तालीम और तजुर्बे के बगैर अधूरा है। पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ के करीब अफराद बिलवास्ता या बिला वास्ता रियल स्टेट के शोबा से वाबस्ता हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इस शोबे में आने के लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी डिग्री की ज़रूरत है। इस शोबे से वाबस्ता अफराद ज़्यादातर जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, या ज़्यादा अक्सरियत की तादाद जो है वो अनपढ़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखने में ये आया है कि ज़्यादातर ये कारोबार जो किया जाता है वो तजर्बे की बुनियाद पर किया जाता है। जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो ये दावा करते हैं कि उनके पास एक वसी तजर्बा इस कारोबार का मौजूद है। शायद इसी वजह से इस शोबे में फ्रॉड का अंसर ज़्यादा है। तो क्या वाकई ही रियल एस्टेट के कारोबार में आने के लिए किसी तजुर्बे की ज़रूरत है और ना कि तालीमी डिग्री की? इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है तो इसने रियल एस्टेट के शोबे को कितना मुतासिर किया है। सबसे पहले आज मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल वाहिद कुरैशी ने। आप सीनियर कानूनदान हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। और साथ मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब रहीम वाई साहब ने। आप रियल स्टेट पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। मैं वेलकम करूँगा दोनों मेहमानों को। सबसे पहले मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की जानिब आऊँगा और आपसे पूछूँगा, सर अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि रियल एस्टेट के शोबे में जो भी आता है कोई तालीमी काबिलियत को ज़रूरी नहीं समझा जाता, ना ही कोई मुनासिब तालीम दी जाती है। बस ये कहा जाता है कि हमने हमारे आबाओ अजदाद करते आए या हमारे बड़े ये कारोबार करते आए हैं तो हम भी इससे वाबस्ता हो गए, हमारे पास वसी तजर्बा है। तो क्या तजर्बा ज़रूरी होता है या वाकई कोई तालीमी काबिलियत होना भी ज़रूरी होता है? जी फैसल साहिब साहब, आपका और पब्लिक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके नाजरीन के साथ से मुखातब हो सकूं। आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी कारोबार है उसका रोज़गार ज़िंदगी के साथ और इंसानी समाजी माशरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। जहाँ तक आपने इस कारोबार की बात की है जो रियल एस्टेट का कारोबार है, तो इसका ताल्लुक़ तो और भी इंसानी माशरे के साथ बराह रास्त और बहुत गहरा है। और अगर ये कारोबार बग़ैर तालीम के किया जाए तो जो तालीम की कमी से इंसान के अंदर बेसिक कमज़ोरियाँ रह जाती हैं वो उस कारोबारी शख्स में भी मौजूद होंगी जिसने तालीम हासिल नहीं की। और जब माशरे में वो डील कर रहा होगा और इस अपने कारोबार को परवान चढ़ा रहा होगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उससे सरजद हो जाएंगी जो माशरे के लिए बराह रास्त नुकसानदेह होंगी। यही इस कारोबार में भी हाल है कि बहुत सारे लोग जो ये कारोबार करते हैं और तालीम उनके पास नहीं है, वो शायद कारोबार तो बहुत अच्छा कर लेते हों लेकिन उनके इस गैर तालीम याफ्ता रवैये की वजह से कारोबार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनसे सरजद हो जाती हैं जो माशरे के लिए नुकसानदेह बनती हैं। जो इसमें आप शायद कुरैशी साहब इसी वजह से रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां बड़ी आसानी से फ्रॉड कर लिया जाता है और फ्रॉड होते भी बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी वजह तो नहीं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं होते? ये एक बहुत बड़ी वजह है, बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में वहाँ ये है कि जो कारोबार है रियल एस्टेट का वो बाकायदा लॉ फर्म्स के ज़रिए किया जाता है। उसमें एक वकील को हायर किया जाता है, लॉ फर्म होती है और वो पूरी तरह फैसिलिटेट करती है ताकि किसी भी पार्टी के साथ कोई धोखा फ्रॉड ना हो सके, या जो रियल एस्टेट का आदमी है जो ये कारोबार कर रहा है और जो क्लाइंट है उनको कोई ऐसी मुशगाफी ना हो कानूनी या डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा सिकम ना रह जाए कि जिसकी वजह से बाद में उन्हें एहसास हो कि उनका नुकसान हुआ है। यहाँ पे ऐसी कोई एहतियात नहीं है। बुनियादी तौर पे जो मामला है, चूँकि रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा ये रियल एस्टेट के कारोबार के लिए कोई बाकायदा कानून नहीं है। उसके कानून के ना होने की वजह से ये है कि हमारे यहाँ जब ज़मीनें ख़रीदी जाती हैं तो वहाँ बहुत सारे मालकान होते हैं, मुकामी लोग होते हैं, फिर वो लोग होते हैं जो मकामी तौर पे ताकतवर होते हैं या जिस भी तरह से, तो उनसे डील करने के लिए यहाँ पे वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो कारोबार डेवलप हुआ है वो मुख्तलिफ माफियाज जन्म ले चुके हैं। कुरैशी साहब, इस सिस्टम को कोई समझने की कोशिश भी नहीं करता। आसानियाँ ढूंढी जाती हैं कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से बंदे हों जो उनके ये तमाम मामलों को खुद हल कर दें। ना वो कचहरी जाएँ, ना वो मुतलका अथॉरिटीज़ के पास जाएँ, उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएं और ज़्यादा वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स उनको चेक नहीं करने आते। और फिर जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह हमारे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, उसकी हालत भी आपके सामने।
ये बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी अदारे हैं लैंड ट्रांसफ़र में, मसलन एक तो वो अदारे हैं जो लैंड रेवेन्यू के अदारे हैं, जो लैंड ट्रांसफ़र के साथ एग्रीकल्चरल लैंड या दूसरी जो हमारी लैंड है जो एग्रीकल्चरल नहीं भी है और उनके एम्बिट में आती है, वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। वो भी इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते और उनके भी और वहाँ पे इवन टाइटल के जो डॉक्यूमेंट हैं जिनको हम मलकियत के कागजात कहते हैं, वो इस तरह जारी हो जाते हैं जिनमें असल मलकियत नहीं होती। तो मुख्तलिफ महकमे भी अगर अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दें तो इस कारोबार में बहुत सारे फ्रॉड्स को कम किया जा सकता है। अब रहीम साहब से मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। रहीम साहब, ये बताइएगा कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ना ही इसमें कोई तालीमी काबिलियत जो है उसको शेयर कोई होती है। बस ये दावा किया जाता है कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा तजर्बा है और कारोबार का आगाज़ कर दिया जाता है। तो क्या वाकई रियल एस्टेट में तालीम की ज़रूरत नहीं होती? देखें जी, इसीलिए बेसिकली आज के दौर में रियल एस्टेट के साथ जितनी भी पहली बात तो ये है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर की इस माशरे में, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी माशरे में, कोई इज्जत की निगाह से उसको नहीं देखा जाता। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रीजंस कि एक तो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई तालीमी निज़ाम नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स नहीं है कि जिसके तहत आप इन सब लोगों को कोई बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। मैंने पहले भी अर्ज किया था आप ही के प्रोग्राम के जरिए से कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं ट्रस्ट बेस के ऊपर। हम रिश्तेदारियां और रिश्ते ढूंढते हैं और फिर हम जाके अगले के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक ये पैमाना है। दूसरा पैमाना है अगले की दौलत को देख के कि अगला बहुत ज्यादा अगर अमीर है और बहुत ज्यादा अरबोपति है तो फिर हम भी अपने चंद लाख या चंद जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की इस्तात होती है हम उसके पास दे देते हैं कि चूंकि इसके पास अरबों रुपया है तो इसलिए ये हमारे लाखों रुपए से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इख्तियारे हैं बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बुनियादी सरमायाकारी के। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का जो आइन है वो भी इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं करता, लेकिन ये बिल्कुल भी हवाई रोजी एक इसके साथ टैग लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे हवाई रोजी कहा जाता है रियल एस्टेट के कारोबार को। ठीक कह रहे हैं आप। इसकी बुनियादी वजह यही है बेसिकली क्योंकि हमने कोई तालीमी स्टैंडर्ड्स जो हैं, कोई एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इसके लिए वजह ही नहीं। जी हाँ, और इसके ऊपर अभी रिसेंटली हमने काफी काम किया है इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की एजुकेशन की अभी आके पिछले लास्ट 1 डिकेड के अंदर पाकिस्तान में कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने मैसिव हायरिंग की और उन्होंने मैसिव जो पाकिस्तान की ब्रोकरेज कंपनीज ही हैं उन्होंने मैसिव हायरिंग की और फिर उनको ये नीड फील हुई कि चूंकि हमने इतना हैवी ड्यूटी स्टाफ जो है वो हायर कर लिया है और ऑपरेशंस अपने पूरे मुल्क में फैला दिए हैं तो देयर इज अ डायर नीड कि हम इनकी कोई ट्रेनिंग और कोई एजुकेशनल जो है वो भी हम इसके लिए जो है वो कोई मुतारिफ करवाएं। उस सिलसिले में पाकिस्तान में कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए क्योंकि रियल एस्टेट की बाय द बुक्स या बाय इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम ऑलरेडी नहीं एग्जिस्ट करता था। उसके ऊपर कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ने काफी काम किया और अब पिछले 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान की कुछ मेन यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने 4 साल का रियल एस्टेट का पूरा डिग्री प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। सर यहाँ तो बात हो रही है कॉलेज पे नहीं जाते तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे? यूनिवर्सिटी से पहले क्या कोई स्टेप लेने होंगे? देखिए जी, आपकी पाकिस्तान का जिस तरह का एजुकेशनल सिस्टम है उसमें एफए तक तो आपने एक नॉर्मल एजुकेशन लेनी है। उसके बाद बेसिकली आपके पास चॉइस है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड में आना चाहते हैं, जिसमें भी आना चाहते हैं, आप मेन अपनी जो कोर लाइन है वो आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर चूज करते हैं। तो ये रिसेंटली पिछले 2-3 साल के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने पूरी रियल एस्टेट को देखते हुए उन्होंने पूरे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए हैं। लेकिन ये तो हो गया हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए। तो आप ये एज्यूम कर लें कि पाकिस्तान में जो आने वाली अगली जो नस्ल है वो इंशाल्लाह ताला 100% रियल एस्टेट जो भी डिग्री लेंगे वो एजुकेटेड भी होंगे और उनको बेसिक नॉलेज का भी पता होगा। लेकिन जैसे कि आपने अर्ज किया कि 2 करोड़ की आबादी है जो ऑलरेडी मुंसलिक है और वो बेचारे इंजीनियर्स हैं और कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसमें बहुत सारे दूसरे शोबे जिनकी बेसिक तालीम नहीं है रियल एस्टेट की, वो सारे इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी और मेजॉरिटी उनके अंदर ऐसी है जिनकी कोई इतनी ज्यादा तालीम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है और एक इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया है ताकि हम उनको एक फ्री प्रोग्राम के तहत उनको हम एजुकेट कर सकें और उनको
सर्टिफाई कर सके। लेकिन रहीम साहब, अगर उसके इससे लिए पहले की हम प्रैक्टिस देखें तो यही होता है कि बस जो रियल एस्टेट एजेंट है उसने एक बेसिक चीज़ें सीखी होती हैं, प्लॉट विजिट कैसे करवाना है, घर विजिट कैसे करवाना है और नक्शा कैसे देखना है। इससे ज़्यादा उसके पास नॉलेज नहीं होता था। अब आगे क्या होने जा रहा है? जी, आगे मैं आपको वही अर्ज करने लगा हूँ। रियल एस्टेट का जो है, ये एक पूरे प्रोसेस का नाम है। अगर आप पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे रियल एस्टेट के, तो फिर आपको ये कभी भी हवाई रोजी नहीं लगेगी। ठीक है। और फर्क यही है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले भी एक बंदा क्लेम करता है कि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 40 साल पहले भी जो है वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया, और आज भी वो बेचारा मोटरसाइकिल के ऊपर ही है। तो उसका वो 40 साल का तजर्बा फिर वहां पर काउंट नहीं करता। बिल्कुल रियल ऐसे। एस्टेट आपको, चूंकि इट्स हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कोई ये शक सिर्फ नहीं है, कोई शक पाकिस्तान में नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया के अंदर इट्स द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री। इसीलिए पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हर बंदा रियल एस्टेट की फील्ड के साथ किसी ना किसी कैपेसिटी के अंदर कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जैसे कि मैंने अर्ज किया, हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया पिछले 3-4 सालों में, और पाकिस्तान को हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने दुनिया के 150 कंट्रीज के अंदर रियल एस्टेट को रेगुलेट किया है। जिसका मतलब यह है कि अगर आप उस मुल्क के अंदर रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक हैं, तो आपने एक छोटा सा सर्टिफिकेट ठीक लेना है है, रहीम साहब, ये तो और फिर वो प्राइवेट सर्टिफिकेट दुनिया सेक्टर में कर रहा माना है, जाएगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि हुकूमती सतह पर इसको क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता? क्यों हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं उठाए जाते कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और जो नए आने वाले हैं उनके लिए कोई तालीम और तरबियत के लिए कोई स्पेशल डिग्री का जो है वो आगाज़ किया जाए, ताकि वो वाकई इस शोबे को एक इज्जतदार तरीके से वो इससे रिस्क भी कमा सकें? क्योंकि अभी तो हवाई रोजी कहा जाता है, और आप वाली बात कि वाकई रियल एस्टेट एजेंट्स देखिए, को इसकी शायद दो उस तरह बुनियादी इज्जत की निगाह से भी वजूहात नहीं हैं। देखा जाता। जी, 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 मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर वन वजह तो इसकी ये है कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और 4-5 साल के लिए हमारे जो भी हुकूमत आती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता उसको टैक्स कलेक्शन की और रेवेन्यू जनरेशन की, और हमारे और इतने ज्यादा मसाइल हैं जिनकी वजह से वो उधर ही अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो वहीं पर उनकी सर्फ हो जाती है। तो बिल्कुल रहीम साहब, उनको इस मसाइल तो शोबे बहुत के ज़्यादा ऊपर जो है वो है। रहीम साहब, एक तवज्जो देने ब्रेक का के वक्त है, लिए, ब्रेक या के इसके बाद इसकी बेहतरी के लिए, कोई रहीम भी साहब काम एक करने ब्रेक के का वक्त लिए। है, ब्रेक के बाद क्योंकि मसाइल तो ज़्यादा है और मज़ीद इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, या वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जिस तरह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, तो बढ़ती हुई महंगाई ने रियल एस्टेट के शोबे को कितना मुतासिर किया है, और साथ ये भी बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर थे, क्या उनके जहनों में ये डर और खौफ बैठ चुका है कि शायद रियल एस्टेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान में तारीख होने जा रहा है, उनकी सरमायाकारी कहीं डूब सकती है। इस पर बात करेंगे। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक अमूमी तौर पर यह तासुर पाया जा रहा है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, रियल एस्टेट का शोबा जो है वो इससे बड़ा मुतासिर हो रहा है। तो क्या लोगों के ज़हनों में ये जो डर बैठ गया कि शायद वो इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे तो जैसे तो बाकी चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर है, तो कोई प्लॉट जो वो ले रहे हैं कल को वो बिकेगा नहीं, तो ये डर जो है ये कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? जी, मैं इससे पहले जो आपका ब्रेक से पहले एक सवाल था कि इस सारे मामले का हल क्या है कि जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो तालीम याफ्ता नहीं और उनकी तरबियत नहीं है। मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन हल ये है कि गवर्नमेंट की सतह पे एक रियल एस्टेट अथॉरिटी कायम करने की ज़रूरत है जो रेगुलेट करे रियल एस्टेट के बिज़नेस को, जो रियल एस्टेटर्स हैं उनकी तरबियत करे और उनको रेगुलेट करे, लाइसेंसिंग करे। अगर कोई उनमें से किसी गफलत का मुर्तकब होता है या किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो वो उसको पिनलाइज कर सकें और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो, ताकि फिर ये मामला तो एक सितम ज़रीफ़ी है कुरैशी साहब कि इतना बड़ा सेक्टर है, कोई रेगुलाइज नहीं किया जा रहा और ना इसकी जानिब से कोई कदम भी बढ़ाया जा रहा है। बातें तो बहुत ज़्यादा की जाती हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई इस पर कोई अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाया गया। यही बात है कि इसमें प्रैक्टिकली ज़रूरत है कि एक रियल एस्टेट अथॉरिटी कायम हो एक कानून के तहत, और वो अथॉरिटी कायम हो तो वो इस पूरे शोबे को रेगुलेट करे। जब तक वो नहीं होगी इस तरह के मसाइल होंगे। चलिए, रेगुलेट तो अल्लाह करे हो जाए, हमारी तो दुआ है और कोशिश भी है, और हम तो बात ही कर सकते हैं, सवाल ही उठा सकते हैं। अब मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन बात हम कर रहे हैं आज महंगाई की, तो महंगाई ने जिस तरह हर शोबा ज़िंदगी की हर चीज़ को मुतासिर किया, तो रियल एस्टेट का शोबा इससे कितना मुतासिर होता है दिखाई दे? महंगाई का ताल्लुक ओवरऑल हमारी इकॉनमी के साथ है। जब ये पता लगता है कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स के करीब है और अनसर्टनिटी इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि सुबह और शाम का कुछ यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, ना हमारे अदारे हमें कोई यकीन दिलाते हैं। टोटली हम इस वक्त कर्ज मांगने पे रिलाय कर रहे हैं और उसी पे
हम उम्मीद लगा के बैठते हैं और बड़ी खुशियां मनाते हैं जब कोई उधार भी हमारे बैंक अकाउंट में रखता है जो हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो जब ये हालात हो गए हैं और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो उस सूरत में डेफिनेटली मार्केट में कोई शख्स पैसा लगाने के लिए नहीं आता। जब कोई शख्स मार्केट में पैसा लगाने के लिए नहीं आएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो चीज़ों की कीमतें नीचे चली जाएंगी। चूँकि उनकी डिमांड कम हो जाएगी रियल एस्टेट की, के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी, जब डिमांड कम होगी तो उनकी कीमत कम हो जाएगी। जब उनकी कीमत कम होगी तो मज़ीद कोई शख्स जो कारोबार कारोबार कर रहे हैं, हवाले लेकिन से कुरैशी साहब इतनी चीज़ें कीमतें कम होने के बावजूद कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। एक बेयकीनी की, एक गैर यकीनी की एक सूरत हाल है कि शायद लोगों के जहनों में ये खौफ बैठ चुका है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, डूब जाएगा उनकी सरमायाकारी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये बड़ी नेचुरल बात है। जब आपके मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो कोई भी शख्स उस इकॉनमी में पैसा नहीं डालेगा जो ऑलरेडी डूब रही हो। लेकिन जो ही मुल्क की इकॉनमी में इस्तेकाम आएगा, ये कीमतें दोबारा ऊपर चली जाएंगी। इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। स्लम रियल एस्टेट मार्केट में आते रहते हैं, बड़े बड़े बुरे स्लम्स आते हैं, लेकिन फिर वो मार्केट ऊपर चली जाती है। जब मार्केट की हालत थोड़ी सी भी बेहतर होगी, इकॉनमी की हालत, तो जाहिर है मार्केट में पैसा आएगा और सबसे पहले रियल एस्टेट मार्केट में पैसा आता है। इसलिए इसमें हमें पुरुमीद रहना चाहिए और इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। रहीम साहब, आप बताइएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कारोबार या सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी की जाती है वो रियल एस्टेट का सेक्टर है। पाकिस्तान में जिस तरह रियल एस्टेट का सेक्टर भी मुतासिर है, आपको क्या लगता है कि जो एक इन्वेस्टर है उसके ज़हन में जो एक खौफ बैठ चुका है, ये खौफ को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो पाकिस्तान का डेवलपर है। उसकी वजह ये है कि आप आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले चले जाएं, जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी थी, जो 50 लाख रुपए की चीज आपने खरीदी थी, वो डिवैल्यू होके अभी 25 लाख रुपए पे पहुंच चुकी है। और जो डेवलपर है उसने जो चीज आपको 25 लाख रुपए में डिलीवर करनी थी, उसकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए हो चुकी है। तो आप ये देखें कि इट इज सच अ बिग डिजास्टर फॉर द इकोनॉमी कि ये हमारी हुकूमती जो लोग हैं उनको ये शायद इस चीज का इदराक नहीं होता कि इस वजह से मुल्क की इकोनॉमी जो है, हर पाकिस्तानी शहरी, हर आप इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर को तो छोड़े, जो जेन्युइन बायर्स हैं, जिन्होंने जेन्युइनली अपना सिर्फ घर ही बनाना था, उन्होंने कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो उनको इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है इसकी वजह से कि आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी है वही डिवैल्यू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे बहुत बुरे हालात है पाकिस्तानी करेंसी की। जिस तरह डॉलर बढ़ता जा रहा है, हमारी करेंसी जो है डिवैल्यू होती जा रही है। तो आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? कैसे ये मामला आपको हल होते हुए या ठीक होते हुए दिखाई देते हैं? देखें, जब तक इकोनॉमिक सिचुएशन आप अपनी जो है वो बेहतर नहीं करेंगे, एंड वी शुड बी सिटिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट ऑन दिस, कि अगर हम लोग जब तक इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? हमें तो आज ये भी नहीं पता कि जो हुकूमत है वो मतलब मीन से कहाँ पे खड़ी हुई है, हमने आगे चलना है नहीं चलना, अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं नहीं होने, एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी जहां पर होती है वहां पर जो सरमाया लगा होता है, इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जो आपका ट्रेडिंग है, वो रियल एस्टेट की ट्रेडिंग वो रुक चुकी है। अब रियल एस्टेट की ट्रेडिंग चूंकि रुक चुकी है, तो जो आपकी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिन्होंने, जो बिल्डर हजरात हैं जिन्होंने अपने घर या बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, उनके भी प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो चुके हैं। उनको अब समझ ही नहीं आ रही कि जिन प्राइसेस के ऊपर उन्होंने चीज सेल की थी, उस प्राइस के ऊपर उस चीज को कंप्लीट करके डिलीवर कैसे करेंगे? लेकिन इसके साथ साथ रहीम साहब, एक बहुत बड़ा नंबर है नौजवानों का जो रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता है, रियल एस्टेट के कारोबार में वाये थे, अब वो दोबारा बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये हम जा किस तरफ रहे हैं? हम तो जी कैटास्ट्रॉफ की तरफ जा रहे हैं, डिजास्टर की तरफ बेसिकली जा रहे हैं। जब तक हम लोग मुल्क के अंदर इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तभी आप इस किस्म की बातें जो है वो कर सकते हैं। आप देख लें, हमारी जो स्टॉक मार्केट की इंडेक्स देख लें, उसका क्या हाल है, और पाकिस्तान के जो चीदा बड़े डेवलपर्स हैं, आप उनके ट्रांसफर ऑफिस की जाके हालात देख लें कि मतलब मीन्स है कि वो 5% पे आ चुकी है उनकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, जो 95 या 100% पे जहां पर थी आज से साल 1.5 साल पहले, वो 4-5% के ऊपर आ गई हुई है। तो ये शो करता है बेसिकली कि मार्केट के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं चला रहे होते मार्केट को, जेन्युइन बायर्स जो होते हैं, जो जेन्युइन कंज्यूमर्स होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा इनटेक होता है उस मार्केट को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पर बेचारा जो है वो भूख और घर चलाने के लिए लोगों को लाले पड़े हुए हैं कि घर कैसे चलाना है,
प्लॉट आपकी कैसे इन्फ्लेशन लेंगे? ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो मिडिल क्लास है उसकी तो कमर तोड़ के रख दी है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे। कुरैशी साहब, ये इन्फ्लेशन ने। बिल्कुल जैसे रहीम साहब बात कर रहे हैं कि लोगों के पास तो चीज़ें खरीदने के लिए अशियाए ज़रूरी है उन वो खरीदने के पैसे नहीं है, प्लॉट कैसे लेंगे? तो रियल एस्टेट का शोबा तो बिल्कुल आपको लगता नहीं कारोबार ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जब पैसे का फ्लो इस रियल एस्टेट मार्केट की तरफ नहीं होगा तो उसमें लोग उसमें नहीं आएंगे। और लेकिन दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक ये कि इस वक्त जो शख्स रियली अपने ज़ात के लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है उसके लिए ये एक बड़ा अच्छा टाइम होता है। और बल्कि जो कारोबारी लोग हैं वो इस टाइम को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे होती हैं। ये सिर्फ मसला उन लोगों के लिए जो कारोबारी नज़रिए से ये करते हैं। मैं बड़े अदब के साथ रहीम साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि डेवलपर का नुकसान हुआ, लेकिन एस्केलेशन की बुनियाद पे उसने अपना रेट रीएडजस्ट कर लेगा, उसको नुकसान कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कोई सब ऐसा होने नहीं देता क्योंकि लोग पहले ही वो देखते हैं कि प्लॉट लिया है इस प्राइस में, जो प्राइस उन्होंने दी होती है प्लान उस पर लेने को तैयार नहीं होते। अगर वो रीशेड्यूल करेगा या उसको दोबारा बढ़ाएगा तो मेरा ख्याल लोग अपने पैसे वापस मांगेंगे, तकाजा शुरू हो जाएगा, तो ये एक नई बहस या नई लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी? इस तरह होता है। वहाँ पे ये बात ज़्यादा होती है जहाँ पे कोई ऐसा वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई ज़्यादा वो उसका फेम नहीं है, पब्लिक में वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ पे तो ये मामले होते हैं। लेकिन जो है पॉपुलर प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे आप जब अपने क्लाइंट से मांगते हैं कि अब वो एस्केलेशन की वजह से डेवलपमेंट महंगी हो गई है, आपने इतने और देने, तो वहाँ लोग दे देते हैं। चूँकि वहाँ पे अगर किसी ने 50 लाख का प्लॉट खरीदा है तो उसको पता है अब इसकी कीमत जब ये डेवलप हो जाएगा 1.5-2 करोड़ हो जाएगी, तो वो ये सूरत हाल है। लेकिन जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स कोई इतने नहीं है, वहाँ पे लोगों को पता लगता है कि मजीद भी इसमें पैसे डंप करेंगे तो वहाँ पे होता है, और वहाँ पे अल्टीमेटली फिर डेवलपमेंट भी नहीं होती, डेवलपर भी वहाँ पे मूव नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है कुरैशी साहब, मामलात और मसाइल दोनों तरफ हैं, बिल्डर्स भी परेशान हैं और जो प्लॉट ले रहे हैं वो भी परेशान हैं। एक नाज़रीन वक्त है यहाँ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला में, जहां कोरंग नाले पर तजावज़ात की भरमार है और तजावज़ात की भरमार के साथ साथ नाले पर कब्ज़ा किया जा रहा है। नाले में जो कब्ज़ा माफिया है वो रिहायशी और कमर्शियल प्लाट बना रहा है। इससे पहले भी हम प्रोग्राम में इस पर बात कर चुके हैं, जिसके बाद चंद रोज़ के लिए ये मामला रुका था, लेकिन एक बार फिर इस पर ज़ोर शोर से काम जारी है। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि यहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का घर भी कुछ ही दूर है, जबकि बहुत सारे वफाकी वज़रा की रिहाइश गाहें भी इसके करीब हैं। इसके बावजूद मामले पर खामोशी, इसकी क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जमशेद खान साहब ने। जमशेद साहब, वेलकम टू द शो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मामला इतना बड़ा और इतना संजीदा है कि अब सरेआम प्लॉटिंग की जा रही है, कमर्शियल और रिहायशी प्लाट बनाए जा रहे हैं और इस्लामाबाद की हदूद में, क्यों इस पर कोई रोक टोक या कोई इस पर जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा? क्या वजह आपको दिखाई देती है? फैसल, आप इस बात से अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स थे यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से कि 200 मीटर्स के बाद जो है यहाँ पर आबादी जो है यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ना सिर्फ प्लाटिंग होगी बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बाकायद उसमें एक सड़क भी बनना शुरू हुई है कोरंग नाले के अंदर। रमज़ान में ईद से चंद दिन कबल जो है यहाँ पर कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन इतना ताकतवर माफिया था कि वहाँ पर आईजी ऑफिस को बाकायदा तौर पे वहाँ पे एक बयान जारी करना पड़ा कि यहाँ पर हमने उनके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं बनाया बल्कि हफ्ज़े बिजा में नहीं रखा। तो आप माफिया की इससे ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पर पीछे हट गई और उसके बाद उन्होंने दोबारा ब्लास्टिंग शुरू की, दोबारा उसमें प्लॉटिंग शुरू की और अब जो है बाकायदा उसमें एक सड़क बन रही है। बिल्कुल ठीक और है। नाले के अंदर सड़क बन रही है? जी, नाले के अंदर सड़क बन रही है। कोरंग नाले के ब्रिज जो है जहां पर इमरान खान का रूट था साबिक वजीर आजम का, इसके साथ साथ इससे कुछ फासले पर यहाँ पर विफाकी वजीर जो है खुर्शीद शाह का की रिहाइश है, इसी तरह मोहसिन रांझा की रिहाइश है, काफ़ी सारे सेनेटर्स यहाँ पर इसी हदूद में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर को ये मामला होते हुए दिखाई नहीं दे रहा कि नाले को काटा जा रहा है और कोरंग नाला पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी को ये गुजरता हुआ जाता है। अगर इस नाले को बंद करेंगे तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? नुकसानात ये है कि पहले तो ये कोरंग नाला जो है ये टच करता है रावल डैम को
और रावल डैम का जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है जुड़वा शहरों में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पीने का पानी जो है यहाँ से दिया जा रहा है। लेकिन इस आबादी को जो पहले इंक्रोचमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर्स दिए थे वो इसी वजह से दिए थे कि किसी तरीके से ये इंक्रोचमेंट अगर ख़त्म नहीं तो कम हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो वेस्ट जो है यहाँ पर जो गंदा पानी है वो जा रहा था कुरंग नाले में और कुरंग नाले से होता हुआ वो दोबारा रावल डैम में जा रहा था, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां फैल रही थी। दूसरा जो है एक इंटरनेशनल SOP भी है इस हवाले से कि जो पीने के पानी के हवाले से जो मुख्तलिफ ज़खायर हैं उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए वहाँ पर जो आबादी होती है उसको दूर रखा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के पहले जो ऑर्डर्स थे उसके बाद यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से मार्किंग हुई थी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की कि इनको घिराया जाएगा, ये इलीगल है। तो ना तो उनको घिराया गया बल्कि मज़ीद प्लाटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू की गई और ये प्लाटिंग जो है अब चलते चलते कुरंग नाले के अंदर आ गई है और उसमें एक बाकायदा सड़क भी बननी शुरू होगी। इससे एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बता दूं कि सिर्फ चंद गज़ के फासले पर यहाँ पर एक चौकी थी, पुलिस की चौकी थी, लेकिन जब ये यहाँ पर काम शुरू किया गया तो उस पुलिस चौकी को ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया, पुलिस वहाँ से गायब हो गई, लेकिन चौकी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा कुरैशी साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद में देखें तो कोई भी नाला, कुरंग नाला हो, स्वान नाला हो, ये कब्ज़ा माफिया बड़ी आसानी से वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। क्या किसी को नज़र नहीं आता? इदारे इतने मतलब आप अंधे कह लें या गूंगे बहरे कह लें कि उनको चीज़ें नज़र नहीं आती, सामने नालों पे कब्ज़ा हो रहा होता है, वहाँ प्लॉटिंग की जा रही होती है। और हम ये भी देखते हैं कि कई बार जब सैलाबी पानी आता है तो ये जो लोग नालों के किनारों पे घर बनाते हैं वो डूब भी जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा किया जाता है? जी, ये ऐसे है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का इदारा है इस्लामाबाद में, ये बुनियादी तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी है। और ये जो बरसाती नाले हैं या नदियां हैं कुदरती पानी की, जिनको नेचुरल रेविन्स कहते हैं, इन पे इंक्रोच करना, इनके एरिया को कम करना, ये बाकायदा जुर्म है और इसके लिए अलग से इन्वायरमेंट की एक कोर्ट भी मौजूद है। इनके अंदर बल्कि गंदा पानी डालना, सीवरेज का वाटर डालना, वो भी गैर कानूनी है और उसकी भी सज़ा है। लेकिन चूँकि अदारे अपना काम वक्त पर करते नहीं हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं, तो जिसकी वजह से ये हो गया कि 1983 से पहले भी यहाँ कानून मौजूद था, लेकिन 83 के बाद स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के लिए अलग से एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का लॉ आया। उसके बाद 83 से पहले भी और उससे बाद भी इन्होंने कोई उस कानून पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि जब ये पूरा CDA के सेक्टर्स भी बन गए, आपने देखा कि यहाँ पे वो वाटर ट्रीटमेंट आप बात कर रहे हैं कि यहाँ गंदा पानी नहीं फेंक सकते, ये कानून मतलब इसके खिलाफ मौजूद है, सजाएं भी हैं। लेकिन आप भी देखते हैं कि स्वान नाले की अगर बात करें तो जितना भी इंडस्ट्रियल जोन है, कोहटा ट्रायंगल है, सारा उनकी फैक्ट्री का गंदा पानी उसमें फेंका जा रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं। यही तो बात है। अब कानून मौजूद है और अदारा भी मौजूद है, उसकी अदालत भी मौजूद है। कोई चंद एक इक्का दुक्का 2-4 केसेस चले जाते हैं, वो भी वहाँ पे साबित नहीं होते, चूँकि प्रॉपर तरीके से कोई शख्स अपना काम करता ही नहीं है। इस वजह से ये सत्यानाश हो गया और बल्कि हम पूरे एज अ कौम हम इस तरफ तवज्जो दे ही नहीं रहे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर देखूँ, अगर मैं आपको जो हमने अपने बड़ी रिजर्वायर्स हैं या जो बड़े पानी के सोर्सेज हैं उनको इतना गंदा कर दिया। मसलन मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ, अगर कभी आप मुजफ्फराबाद गए हों तो वो जेलम रिवर और नीलम रिवर जब मुजफ्फराबाद में मिलते थे, वो बड़ा खूबसूरत, वो 2 दरियाओं का वो था। अब जब वो उन्होंने एक बनाया, टनल बनाया और वहाँ के वो नीलम जेलम वो अपना टनल की वजह से मुजफ्फराबाद का जो दरिया है वो वहाँ पे गंदा नाला बन गया, उसमें सारे नाले आते हैं, इतनी बदबू है कि आपके नाला लेई से ज़्यादा गंदा नाला वो हो गया। अच्छा, मतलब जो इतना बड़ा ये बताइएगा, ये जो नालों को काटा जाता है तो कानून में इसकी सज़ा क्या है? कानून में इसकी 3 साल सज़ा है, कम अज़ कम 3 साल सज़ा है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ में है, और इसके अलावा जुर्माने भी हैं। और लेकिन यह है कि अमल दरामद हो तो तब जमशेद साहब आपने बात सुनी, 3 साल की सज़ा है, कानून मौजूद है, लेकिन सरेआम कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। तो क्या वजह है ये माफिया इतना ताकतवर है? ज़ाहिर यहाँ पर करोड़ों रुपए के प्लाट जो है वो बना के दिए जा रहे हैं और इसमें जो है ज़िले इंतज़ामिया पे भी सवाल उठते हैं कि किस तरीके से उस ज़मीन का इंतकाल करवाते हैं, किस तरीके से उनकी रजिस्ट्रियाँ वो दे रहे हैं। आखिर में ये शामिलात की ज़मीन थी, फॉरेस्ट की ज़मीन थी, यहाँ पर ज़मीन की क्या हैसियत थी, किसकी मलकियत में थी, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे था।
तो ये सारी बातें सिर्फ यहाँ पर पुलिस की वो नहीं है, इसमें ज़िले इंतज़ामिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पर उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इसी तरह जिस तरह कुरैशी साहब ने बात की कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है उनकी भी जिम्मेदारी है, यहाँ पर जो है जंगलात की कटाई के हवाले से CDA की भी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन कोई वो बात फिर वही है कि कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार ही नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक मोहतात अंदाजे की बात करें, एक रफली सा बताइएगा, अब तक कोरंग नाले में सिर्फ बनी गाला में कितने को प्लाट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं? बनी गाला में अगर कोरंग नाले की बात की जाए तो उनकी तादाद जो पहले 450 के करीब थी, 450 बहुत बड़ा नंबर है। 450 के करीब थी, जिसमें 2 कनाल और 3 कनाल के प्लाट भी शामिल थे। अच्छा। और अब जो नई प्लाटिंग हुई वो 230 कनाल से ज़्यादा की जगह पर जो है वो प्लाटिंग की गई है। 230 कनाल में जो है यहाँ पर 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए में एक प्लाट जो है वो बेचा जा रहा है। नाले का प्लाट बेचा जा रहा है। कुरैशी साहब, ये तो सूरत हाल इस्लामाबाद की, हम पाकिस्तान किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे, किसी गांव की बात नहीं कर रहे, शहरी इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो सरेआम ये चीज़ें चल रही हैं। तो सज़ा और जज़ा का तो सवाल जब पैदा होगा, जब उनके दिल में खौफ होगा या कोई इदारे हरकत में आएंगे, सब खामोश है। अभी बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने 100 मोटर नोटिस लेकर ये जो कोरंग नाला है इसकी इंक्रोचमेंट्स के बारे में जजमेंट पास की हुई है, बाकायदा रिपोर्टेड जजमेंट है। और उस जजमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियरली तमाम मुतलका अदारों को ये डायरेक्शन दी हुई हैं कि वो इस बात को मुमकिन बनाएं कि कोरंग नाला और बाकी किसी भी नाले पर कोई इस तरह की इंक्रोचमेंट नहीं की जाएगी और वो उसको रोकेंगे बर वक्त। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा पिछले ही साल मेडिकल सोसाइटी जो है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे नाले के ऊपर तामीरात की गई थी, पूरी सोसाइटी बनी, कमर्शियल मार्केट बनाई गई। वो उसकी वजह से वो पूरा पानी रुक गया बरसात में और सैलाब आया और उससे जाने भी गई और उससे बिल्डिंगें भी मुतासर हुई। और अब जाके FIR उसकी अभी कटी है इसके और वो इस जजमेंट के पास होने के बाद की सारी वो है डेवलपमेंट। इसी तरह कोरंग नाले में अभी जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है, वो कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन अदारों को जो ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं उनको जगाए कौन? लेकिन सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, जो प्लाट बना रहे होते हैं, वो नक्शे बड़े खूबसूरत बनाते हैं, रिवर व्यू और ये वो इस तरह की चीज़ें बना के बेच रहे होते हैं और नाले को बेच रहे होते हैं। बाद में लोग प्लाट लेने वाले वहाँ डूब रहे होते हैं, तो जिम्मेदार कौन होता है? क्या वो प्लाट लेने वाले या बनाने वाले, या वो इदारे जो बिल्कुल बनते वक्त खामोशी इख्तियार करते हैं? वो अदारे जो बनते वक्त खामोशी इख्तियार करते हैं, बल्कि कानून मौजूद है कि जब तक आपका पहले LOP मंजूर नहीं होगा, उसके बाद NOC नहीं होगा, बगैर NOC के आप एडवर्टाइज़ कर ही नहीं सकते स्कीम। यहाँ तो अभी ज़मीन नहीं खरीदी होती तो एडवर्टाइज़ करके तो वो बेच भी दिया होता है उन्होंने। तो अदारे उस वक्त सोए होते हैं, हालांकि उनके अपने कानून की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। और फिर जब उन्होंने LOP कैसे मंजूर करवा लिया, जब उन्होंने ज़मीन को प्रॉपर ज़मीन जो ट्रांसफरेबल है, सर वो नाले की ज़मीन है, वहाँ पे LOP और NOC का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी बात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने एक सर्वे कराया कोरंग नाले का एक केस में ऑर्डर करते हुए कि जिसमें वो 200 गज की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऑर्डर किया कि अब आप नहीं करेंगे। और तीनों जो महकमे हैं, और एनवायरनमेंट है, रेवेन्यू का महकमा है, इंतज़ामिया है, CD है, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि अब इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। लेकिन ना किसी अदालत के किसी हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है और ना किसी कानून पर अमल दरामद। जमशेद साहब ये फरमाइएगा, LOP NOC तो वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई लीगल लैंड हो, ये तो लैंड ही सारी नाले की है। तो LOP तो NOC का यहाँ तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो घर बनाए जाते हैं, तो लेने वाले नहीं सोचते कि वो कहाँ प्लाट ले रहे हैं? जिस तरह यहाँ पर बेचने वालों पे कुछ मतलब जिम्मेदारी होती है, इसी तरह कुछ जिम्मेदारी जो है उसके लेने वाले पे भी होती है। लेकिन होता यही है कि यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद जो है वो सबसे पहले बनाई जाती है, उसके साथ सड़क और स्ट्रीट लाइट जो है वो बना दी जाती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर अगर सिंगल फेज मीटर की बात की जाए, बिजली के मीटर की बात की जाए, तो वो 1.5 लाख रुपए रिश्वत देकर बनी गाला में लगाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग जाते हैं, यहाँ पर गैस की लाइन आ जाती है, तो उसमें यहाँ पर जो है बिजली का महकमा हो गया, गैस का महकमा हो गया, उनकी भी जिम्मेदारी है कि एक चीज़ जो उनके सामने बन रही है, जो इलीगल बन रही है, तो उसको भी दे दे। इसी तरह जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जो इंतकालात होते हैं, वहाँ पर उस पर भी जिम्मेदारी आती है कि जो तहसीलदार है, जो पटवारी हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो ये बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ जिम्मेदारी जो है एक दूसरे पर डालकर जो है वो बस बात ख़त्म कर। बिल्कुल जमशेद साहब, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर खाना पूरी की जाती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। जमशेद खान साहब, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जो इंतजामिया है या मुतलका इदारे जो है वो होश के नाखून लेंगे, उनके खिलाफ एक मौसर
मुयस्सर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा हफ्ते किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।